हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो बेसिकली सोशल साइंस को हम पहले कवर करेंगे। और देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है। उसके बाद अगर आप कंटेंट को पढ़ते हैं डिटेल में तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है। अगर डायरेक्ट कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते हैं स्टार्टिंग तो सिलेबस को समझने में आसानी होगी, पैटर्न को समझने में आसानी होगी और साथ ही साथ जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद ब खुद ही आने लगेंगी। तो डिफ़िकल्टी फिर आएगी नहीं सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और ये हमारी पहली क्लास है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इससे मिले, क्योंकि अभी भी लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है वीडियोज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो मतलब यकीनन आपका जो सोशल साइंस है उस सेक्शन में काफ़ी बेहतर स्कोर होगा। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद हम क्या करेंगे, कुछ ही टाइम में कंटेंट की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सोशल साइंस बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टाइम अगर बचता है तो बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? यूपी टेट में देखो आपको सी टेट की तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगी, इसका थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पर आपके जो आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे तो थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है बनती चली जाएगी, तो डिफिकल्टी उसमें भी नहीं आएगी। तो यही रीज़न है, क्योंकि इसमें याद करना पड़ता है तो इसीलिए डिफिकल्ट लगता है यूपी टेट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात संयंत्र। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं जिससे एडिशनल नॉलेज भी आपको मिल जाए। जो भिलाई है ना, ये दुर्ग जिले का एक शहर है जो छत्तीसगढ़ में जिला है दुर्ग। और भिलाई स्टील प्लांट भारत का पहला और मुख्य इस्पात रेल का उत्पादक है। तो एक तरह से हम कहेंगे मुख्य भी है, जो रेल के लिए जो इस्पात काम में आता है उसके लिए, और ये पहला भी है। भारत में स्टील का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो टाटा स्टील है। और टाटा स्टील के बारे में भी हम देखेंगे भाई कितना जो मीट्रिक टन ये स्टील का उत्पादन करता है। तो उत्पादन के मामले में टाटा स्टील के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थान आता है, यानी सेकंड नंबर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सेल, SAIL। आपने सुना भी होगा पहले। भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे, ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं मुख्य स्टील प्लांट्स की बात करूं तो ये हैं आपके, यहाँ पर मैंने स्टेट लिख दिए हैं और प्लांट्स लिख दिए हैं। एक तो है राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है, बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में, दुर्गापुर स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में। देखो दुर्ग से कंफ्यूज नहीं होना है, दुर्ग था छत्तीसगढ़ में जिला, और लेकिन जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये वेस्ट बंगाल में है। सलेम स्टील प्लांट जो है ये तमिलनाडु में है। टाटा स्टील है ये जमशेदपुर झारखंड में। और विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट जो है ये भद्रावती में है कर्नाटक में। तो ध्यान रखेंगे, देखो जो मुख्य स्टील प्लांट है ना उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैप में भी आप इनको देख लो, जो हमने अभी बात करी थी भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का मैप आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर है ये भिलाई का स्टील प्लांट। बाकी भी आप देखें जो मेन है हमारे वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। सलेम है ये तमिलनाडु में, विश्वेश्वरैया कर्नाटका में, JSW स्टील भी कर्नाटका में है। देखो दो प्रमुख ये कर्नाटका में ही है। JSW इस्पात ये है आपका महाराष्ट्र में, और ये है SR स्टील ये गुजरात में पड़ता है। जिंदल स्टील एंड पावर ये आपका पड़ता है मतलब ये ऊपर ही है, छत्तीसगढ़ में ही है ये। और ये है विशाखापत्तनम, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। राउरकेला, ये राउरकेला आपका उड़ीसा में है, जो कि हमने अभी देखा था। यहाँ पर बोकारो है, दुर्गापुर है और ईस्को है। तो ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे पहले भी, तो ध्यान रखेंगे। देखो क्योंकि ऐसा होता है ना, सिमिलर क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, एडिशनल नॉलेज इसी वजह से काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान कौन सी होती है? तो अभी देखेंगे
यहाँ पर सही ऑप्शन अगर देखें तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये शेल की बात हो रही है। शेल जो है ना अवसादी चट्टान होती है। अब ये शेल वो शैल नहीं है, रॉक, ये है तो रॉक का ही टाइप, लेकिन ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर स्पेलिंग देखो, तो ये कुछ इस तरह की होती है। देखो सेडिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, देखो जब ये आपका मैग्मा बाहर निकलता है और लावा बनता है, मतलब लावा बनकर के बाहर निकलता है, जब लावा ठंडा होता है उसके बाद आग्नेय चट्टान बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है, लेकिन उसके बाद जब वो टुकड़ों में टूट जाती है तो इसी तरह के सेडिमेंट्स बनते हैं। तो आपने देखा भी होगा, जो हमने रॉक साइकिल पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो सेडिमेंट्स कुछ इसी तरह के होते हैं। इसके बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, तो ये उसी का टाइप है सेडिमेंट्री रॉक का। और सेडिमेंट्री रॉक की खासियत है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसी रॉक में पाए जाते हैं जीवाश्म। जीवाश्म यानी कि जो लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो जीव या पशु पशु और जो पौधे जो दब गए थे ताप और दाब के कारण, एक तरह से जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म से पेट्रोलियम भी बनता है, तो वही है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई कितने साल हो गए हैं, उसी के हिसाब से। तो ये पूछा जाता है कभी कभी, भाई कौन सी जो चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो शेल की हम बात करें तो शेल एक नरम, भंगुर, महीन दाने वाली और आसानी से नष्ट होने वाली तलछटी चट्टान है। जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देख लिया, तो डायग्राम से क्या होगा ना, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी। तो ये जो चट्टान होती है ना, ये खनिज युक्त गाद या मिट्टी से बनती है। अब देखो खनिज कहाँ पर होंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं जीवाश्म मिलेंगे, तो खनिज युक्त गाद या मिट्टी से बनती है, जो एक जलीय वातावरण में जमा हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेगी, यानी कि कहाँ पर, अभी देखेंगे तो जलीय वातावरण में ये जमा हो जाती है, अन्य तलछट से दब जाती है और कठोर चट्टान में जम जाती है। तो अब इसके ऊपर कोई और परत जम जाएगी तो ये दब जाएगी, तो कठोर चट्टान में ये जम जाती है। तो ये जो शेल है ना, शेल अक्सर जो है बलुआ पत्थर या फिर चूना पत्थर की परतों के साथ पाए जाते हैं। अभी हमने देखा ना ऊपर से कोई लेयर इसके ऊपर पड़ी तो ये दब जाते हैं, तो इस तरह से फिर इनके साथ ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगी ये, जैसे कि गहरे समुद्र तल जो है, यानी कि डीप ओशन फ्लोर, गहराई में समुद्र में मिलती है ये। उथले समुद्रों की घाटियाँ जो होती हैं, बेसिन होता है मतलब जहाँ तक समुद्र फैला रहता है वहीं तक, और नदी बाढ़ के मैदान होते हैं। मैदान नदी के हमने देखे थे, वो जो आसपास वाला नदी का एरिया होता है जहाँ तक मैक्सिमम पानी जाता है रिवर का, वो होता है फ्लड प्लेन्स। और इसके अलावा प्लाया क्या होता है भाई, प्लाया होता है ड्राई लेक। जब किसी झील का पानी सूख जाता है ना, तो वो बनती है ड्राई लेक, उसको कहते हैं प्लाया। तो यहाँ पर आपको नमक भी मिल सकता है। जो प्लाया है ना, एक तरह से नमक के मैदान ही बन जाते हैं। अगर खारा पानी वाली लेक होगी तो वहाँ पर आपको नमक के ही मैदान मिलेंगे, उसको कहते हैं प्लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा कहाँ इंगित करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सूर्य से दूर। सूर्य से दूर हमेशा मिलती है धूमकेतु की पूंछ। अब धूमकेतु क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। धूमकेतु इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट, और धूमकेतु जमे हुए गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल हैं। एक तरह से ये किसके होते हैं, जमे हुए होते हैं ये गोले, एक तरह से जमे हुए गैस के या फिर चट्टानों के गोले होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब ये समझ लो जैसे कि भाई हमारे वो होते हैं ना एस्टेरॉइड वगैरह, उसी तरह से समझ लो, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनसे, क्योंकि गैस और चट्टान और धूल के टाइप के अलग अलग टाइप के होते हैं ये। तो धूमकेतु की जो पूंछ है हमेशा सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य की रोशनी के विकिरण दबाव के कारण सूर्य से दूर दिखाई देगी। तो धूल के छोटे कणों पर सूर्य की रोशनी का बल जो है ना, उन्हें सूर्य से दूर धकेलने वाला बल सूर्य की दिशा में कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। अब देखो जो सूर्य से दूर जो धकेलने वाला बल होता है ना, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसी वजह से ये सूर्य से दूर मिलती है। देखो इस तरह का होता है कॉमेट, तो ये आपको सूर्य से दूर मिलेगी जो इसकी पूंछ होगी। ये पूंछ है ना एक तरह से, जहाँ पर ही खत्म हो रहा है इस तरह से ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा स्ट्राइक वैली। देखो भ्रंश हमने देखा था, जो आपने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था ना, तो माउंटेन्स में हमने देखा था जो भ्रंश होता है ना, ये जब कोई सतह दब जाती है ज़मीन की, नीचे धंस जाती है, तो उसको ही कहते हैं भ्रंश। अब जो स्ट्राइक वैली होती है ना, आपकी कुछ इस तरह की ही होती है। स्ट्राइक वैली कुछ इसे भ्रंश पड़ने से ही बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्ट्राइक वैली। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये तो पार्ट आप देख रहे हो ऊंचा उठा हुआ,
और ये आपको घाटी जैसा पार्ट दिख रहा है, तो ये एक तरह से भ्रंश पड़ने से बनती है, तो इसी को कहते हैं स्ट्राइक वैली। कौन सा उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान नहीं है? विच इज़ नॉट अ ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान कौन सा होगा, जो कि इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पर मिलता होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गोबी जो मरुस्थल है ये उष्ण कटिबंधीय नहीं है। अभी देखते हैं कौन सा है ये। देखो और भी ऑप्शन देख लो, और भी ऑप्शन हम इसमें देखेंगे भी। यहाँ पर मैंने मैप ले लिया है अच्छे से समझने के लिए। गोबी डिजर्ट की जो बात हो रखी है इसमें ये है आपका यहाँ पर, और आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके बीच वाला जो रीजन है हमारा, ये इक्वेटर से लेकर के, इक्वेटर तो बीच में पड़ जाती है, ये वाला जो पूरा रीजन है ये हमारा उष्ण कटिबंध में आता है। अब इसमें जो चीज़ें आएंगी जैसे मरुस्थल होगा या फिर घास के मैदान होंगे, घास के मैदान भी आपने सुने होंगे, तो जो भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी वो कहलाएंगी उष्ण कटिबंधीय हैं, और जो इसके बाहर रहेंगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो ये ऊपर वाले कहलाते हैं हमारे क्या, शीतोष्ण कहलाते हैं ऊपर वाले जो होते हैं। तो ये शीतोष्ण हमारा डेजर्ट है, ना कि उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में कौन कौन सा था, एक तो अटाकामा था, अटाकामा यहाँ पर पड़ेगा आपका, तो ये उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। और इसके अलावा कौन सा है, अरबी है, इसको अरेबियन कहेंगे, अरेबियन आपका पड़ रहा है यहाँ पर, ये रहा, ये भी आपका कर्क रेखा से नीचे पड़ रहा है और ऊपर भी है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है ना इसका वो हमारा उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें ही आ रहा है। और एक और था इसमें कालाहारी, तो ये कालाहारी है, कालाहारी आपका पड़ेगा यहाँ पर नंबर 10, ये रहा। अब क्योंकि हमसे पूछा था उष्ण कटिबंधीय जो नहीं है, अब क्योंकि जो रीजन इनका उष्ण कटिबंध में आ रहा है हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये उष्ण कटिबंध नहीं है, तो ये जो नहीं है हमारा गोबी मरुस्थल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3rd भाग, 3rd से ये रिलेटेड है, जो मतलब मौलिक अधिकार जिस भाग में दिए गए हैं वो है भाग 3rd। मौलिक अधिकारों की बात करें तो संविधान ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करी है, और बुनियादी मतलब एक तरह से बेसिक फ्रीडम है, ये बेस है मतलब, तो एक तरह से मतलब सभी को ये फ्रीडम दी गई है। तो ये संविधान के भाग 3 में मिलते हैं, जो कि हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। तो आर्टिकल 12 से 35 तक के जो हमारे हैं ये हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, अलग अलग मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं। जो बाकी ऑप्शन थे हमारे, भाग 1 जो दिया था ये संघ और उसके क्षेत्रों से रिलेटेड है, भाग 2 हमारा नागरिकता से रिलेटेड है, नागरिकता से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें दी गई हैं। भाग 4 में दिए गए हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य को दिए गए हैं कुछ सिद्धांत, वो राज्य को फॉलो करने चाहिए ऐसा कहा गया है, लेकिन वो बाध्य नहीं होते राज्य उसको फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं भारत के संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज की मजबूती के मुद्दे से संबंधित है। देखो ये जो संशोधन है ना, इनसे तो हर एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके बाकी के एग्जाम में भी एक तरह से हेल्प करेंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd ऑप्शन, 73वां संशोधन। तो 73वें संशोधन की अगर बात करें तो ये 1992 ने संविधान की 11वीं अनुसूची से मिलकर एक नया भाग जोड़ा था, 9वां भाग था जो, और ये संशोधन बात करता है किस चीज़ की, मतलब ये जो संशोधन हुआ था किस लिए हुआ था, गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था इसने प्रदान की थी। जो आप 3 स्तर देखते हो ना आज पंचायत राज व्यवस्था के, वो इसी संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, 73वां संशोधन। अब इसमें देखो बाकी के भी देख लेते हैं, बाकी के जो संशोधन है हमारे बच्चे, 42वां संशोधन। 42वें संशोधन की बात करें तो ये प्रस्तावना में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे नए, जो आपने सुना भी होगा। पहले जो मूल प्रस्तावना थी उसमें कुछ जो शब्द थे, उसके बाद और 3 शब्द जोड़े गए थे, जो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे जो 42वां संशोधन हुआ था उसके थ्रू। तो देखो 42वां संशोधन जो हुआ था ना उसके थ्रू और भी चीज़ें जोड़ी गई थी, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं जोड़ी थी। इसे एक तरह से हम लघु संविधान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो ऐड हुई थी। तो यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी इसके द्वारा ही जोड़े गए थे 42वें संशोधन के थ्रू। और इसमें एक तरह से जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं जो होती है ना, उनका कार्यकाल पहले 5 वर्ष था, फिर इसके थ्रू 42वें संशोधन के थ्रू 6 साल कर दिया गया दोनों का ही कार्यकाल।
अब उसके बाद देखो फिर से 5 साल हो गया है। अब देखेंगे हम किस में हुआ ये 5 साल। अब देखो ये 44वां संशोधन जो हुआ 42वीं के बाद, इसमें और कुछ चीज़ें ऐड हुई। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई? एक तो जो हमने लोकसभा और राज्यसभा की जो 5 से 6 साल कर दिया था कार्यकाल बढ़ा करके, वो 6 से वापस 5 साल कर दिया गया, जो 44वां संशोधन हुआ। देखो ध्यान रखना, 42 से तो ये 6 साल करा था, लेकिन 44वां जो संशोधन किया वापस 5 पे ही ले आए कि भाई 5 साल ही रहेगा कार्यकाल। एक और इसमें 44वें संशोधन में हुआ था, क्या संशोधन हुआ था कि राष्ट्रपति का जो आपातकाल होता है ना, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आपातकाल है, उसमें एक शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? सशस्त्र विद्रोह से। मतलब कि वो आंतरिक गड़बड़ी ना कह करके सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा, वो शब्द बदल दिया गया। इसके अलावा एक चीज़ और की गई कि संपत्ति का जो अधिकार था ना, पहले मौलिक अधिकार था ये, तो मौलिक अधिकार से ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। तो ये संशोधन हुए 42वें संशोधन से। अब बचा हमारा 86वां संशोधन। इसके थ्रू क्या संशोधन हुए कि जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा है उसको एक तरह से मौलिक अधिकार बनाया गया, एक तरह से बेसिक जो ज़रूरत है उसका हिस्सा बनाया गया। तो जो आपका आर्टिकल 21A है, वो बात करता है 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये चीज़ जो जुड़ी थी ये 86वें संशोधन से जोड़ी गई थी। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, संशोधन के बारे में इनसे क्वेश्चन आता है। देखो ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये हमारा स्थित है हेग में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि देखो जब आपको इमेजेस दिखती है ना तो फिक्स हो जाती हैं दिमाग में। ये जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड एक कंट्री है। ये नीदरलैंड कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में। यूरोप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप, ये यूरोप का मैप है और यहाँ पर है ये नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड जो है इसी में एक सिटी है हेग, तो यहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? जो 3 लिस्ट हमारी होती है उसमें से कौन सी सूची में है ये पूछा गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, समवर्ती सूची का ये विषय है कॉन्करेंट लिस्ट का। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को ही कानून बनाने की पावर मिली होती है। इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए प्रावधान किया है कि भाई जो केंद्र के काम है वो केंद्र करेगा, जो राज्य के काम है वो राज्य करेगा। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ दी गई हैं। ये 7वीं अनुसूची याद रखेंगे। तो ये 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय इंक्लूड किए गए हैं कि भाई जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को शक्तियाँ प्रदान करते हैं, मतलब दोनों ही उनमें से कानून बना सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, लेकिन अगर मान लो केंद्र और राज्य दोनों ने ही कानून किसी चीज़ पर बनाया है तो केंद्र का कानून ज़्यादा पावरफुल रहेगा, उसका केंद्र का कानून माना जाएगा। ऐसा भी इसमें प्रावधान है। तो इसके विषय देख लेते हैं। तकनीकी शिक्षा है इसमें शामिल, तकनीकी शिक्षा सहित जो शिक्षा है वो शामिल है, चिकित्सा शिक्षा शामिल है, विश्वविद्यालय शिक्षा शामिल है इसमें, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोनों ही सरकारें इस पर कानून बनाएंगी। आपराधिक कानून से रिलेटेड मामले हैं इसमें, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए इनको पावर दी गई है। वन्य जीवन और जानवरों की सुरक्षा, जंगलों आदि की जैसे जो विषय हैं वो दोनों को ही दिए गए हैं केंद्र और राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 51 आर्टिकल जो है ये एक तरह से विदेश नीति से जो रिलेटेड निर्देशक सिद्धांत हैं इसमें दिए गए हैं। तो इनको जान लेते हैं क्या है। आर्टिकल 51A के अनुसार राज्य प्रयास करेगा। यहाँ पर राज्य का मतलब जो हमारा स्टेट होता है ना, जैसे यूपी, एमपी, उससे नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री की बात की गई है। तो यहाँ पर इनको दिया गया है, ये जो सिद्धांत हैं कुछ इस तरह के हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें, इसके अलावा एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा नहीं हो भाई कहीं पर डिस्प्यूट चल रहा है और दूसरी कंट्री जो है उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है, बढ़ावा नहीं देना बल्कि एक तरह से उनके बीच में
सेटलमेंट कराने का काम करना है भाई, तभी तो विश्व शांति बनी रहेगी। तो जो ये एक तरह से हमारा जो विदेश नीति से रिलेटेड जो सिद्धांत है ना, वो आर्टिकल 51 में दिए गए हैं कि भाई क्या क्या करेंगे स्टेट्स अपने लेवल पर। स्टेट से मतलब कंट्रीज। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रेगुलर क्लासेस को जरूर फॉलो करें। जल्दी ही हमारी ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगी, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को करके कवर कराएंगे अच्छे से, और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी कुछ ही दिनों में। फिर हम जो कंटेंट वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो समझने में कंटेंट को आसानी रहेगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।